हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे जो पिछली बार आप लोगों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, जिसमें आप लोगों को दो सेक्शन थी, एक स्टैटिस्टिक्स और एक इकोनॉमिक्स, जिसका बहुत ज़्यादा डर था। तो वो डर खत्म करने के लिए हम लोगों ने आपको कहा था 22 से आपके लेक्चर आ जाएंगे। एक दो दिन लेट हो चुका है क्योंकि सर काफ़ी बिजी थे। इस बार जो आपको स्टैटिस्टिक्स करवाएंगे वो करवाएंगे आपको अंजुम सर। अंजुम सर के बारे में कुछ लोग आप में से जानते होंगे क्योंकि इन्होंने पिछली बार किसी के साथ मिलकर एक पेड बैच करवाया था, जिसमें इनके कंपोनेंट का रिजल्ट काफी अच्छा आया। बच्चों के 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आए। लेकिन इस बार ये हम लोगों के साथ यानी कि ट्रिपल एस के साथ मिलकर आप लोगों की हेल्प करेंगे, ताकि आप लोग इस सेक्शन में 10 में से 10 लेके आए और जो आपका डर है वो आपका खत्म हो जाए। तो ये इस बार अंजुम सर हमारे साथ करेंगे आप लोगों की हेल्प जितना हो सकेगा। जो बच्चे नहीं कर पा रहे अफोर्ड 15 से 20 हजार रुपए की कोचिंग, उनकी मदद करेंगे यहाँ पे। इसी के साथ एक और क्वेरी मुझे काफी ज्यादा आ रही थी। हमारे एंड से जो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। उसके अलावा हमारे जो नोट्स हैं वो आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। जो ट्रिपल एस के नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें फिर भी कुछ ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिसमें आपको कंपाइल्ड मिल जाए। हमने आपको दो चीजें रिकमेंड की थी। एक, हमने आपको सारी बुक्स रिकमेंड की है जो अराउंड 3200 तक जिनकी कॉस्ट बन रही है। वाहिद सर का सिलेबस डिस्कशन वीडियो में आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको ऑलीवुड के नोट्स रिकमेंड किए हैं जिसमें आपको 399 में सब कुछ मिल जाएगा। तो ये अब आपकी कॉल है, आप लोग क्या लेना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं। हमारे एंड से जो चीजें हैं वो आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी। तो अब आप जो आवाज सुनेंगे वो होगी अंजुम सर की। तो अब मैं यहाँ पे आपसे विदा लेता हूँ। बहुत जल्द हम लोगों की जो बाकी क्लासेस है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी और हमारे टारगेट इस बार का सिंपल है कि जितने भी पेड बैचेस चल रहे हैं उन सबसे बेटर कंटेंट आप लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, गाइडेंस आप लोगों को पूरी दे, एक इस तरीके का एटमॉस्फेयर बना ले, और एक जो थिंकिंग है कि जो ऑफलाइन क्लासेस में जाएगा या जो पैसे खर्चेगा उसी की सिलेक्शन होगी, तो उसे हमें खत्म करना है। तो अब अंजुम सर आपको कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ओवर टू यू अंजुम सर। Hello and welcome to Triple S classes. Finally, the wait is over, guys. I will be starting your statistics portion for JKSSB Financial Accounts Assistant. Guys, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स और टेक्स्ट्स आए जिन्होंने पीए में स्टैटिस्टिक्स में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किए हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पीए क्वालिफाई किया है। साथ ही साथ मैं उन स्टूडेंट्स से भी जो इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाए किसी भी वजह से, कि आप अपना दिल छोटा ना करें। यू गाइज विल रॉक इट दिस टाइम एंड दिस इज आवर प्रॉमिस इंशाल्लाह। हम इस जर्नी में तब तक आपके साथ हैं जब तक आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना करें। ये हमारी कमिटमेंट भी है और हमारा रिजोल्यूशन भी है, मगर आपकी मेहनत और आपकी लगन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं उन सब स्टूडेंट्स को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ जो कहीं से भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि पिछली बार स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस सिर्फ 5 मार्क्स था, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाया था। मैंने कोशिश की थी कि हम प्रेफर लेवल पे पढ़ें, सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ें। लेकिन इस बार स्टैटिस्टिक्स के वेटेज को बढ़ाकर 10 मार्क्स कर दिया गया है। तो प्लीज़ मेक श्योर यू विल फॉलो फॉर एफए, पर्टिकुलरली फॉर एफए आप मेरी इसी सीरीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कल से आपके रेगुलर लेक्चर्स आ जाएंगे और हम आपका सिलेबस बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ भी साथ साथ आपकी स्टार्ट करेंगे। चलिए, आपका जो स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है इसमें है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे प्राइमरी डेटा से लेके यहाँ टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डेटा तक, ये आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट है। जो स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, उनका एक सब्जेक्ट रहता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी जो आपका यहाँ पे पोर्शन रहता है, ये पोर्शन आपके स्टैटिस्टिक्स का है। और मैं आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो पार्ट है और स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, दोनों पार्ट्स को मद्देनज़र रख के, दोनों सब्जेक्ट्स को मद्देनज़र रख के मैं आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज आया है, माइनर चेंज। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन इस बार नया ऐड कर दिया गया। हमने पिछली बार भी क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, लेकिन इस बार एक अलग से
इन्होंने एक पोर्शन दिया है प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनेयर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए थे, मैंने साथ साथ आपको उसी टाइम कहा था कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी, लेकिन इस बार हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। और इसके बाद थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो है ये ऐड कर दिया गया है। लेकिन बाकी जो सिलेबस है उसमें और ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन और सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमने न्यूमेरिकल्स किए थे पिछली बार, लेकिन इस बार हमने अच्छी तरह से न्यूमेरिकल्स करके इन 10 मार्क्स को अपने जेब में डालना है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये चीज़, अगर आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे, जिस तरह पीए के स्टूडेंट्स ने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया था, जो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स नॉन स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स हैं उनको भी किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्क्रैच से, ग्राउंड ज़ीरो से आपको स्टार्ट करूँ स्टैटिस्टिक्स, ताकि आप हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर पाएँ। चलिए आ जाते हैं हम स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर पे। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ये वर्ड कहाँ से आया है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो आया है वो स्टेटस वर्ड से आया है। स्टैटिस्टिक्स स्टेटस वर्ड है जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है पॉलिटिकल स्टेट या पॉलिटिकल स्टेटस। देखिए, पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अक्सर अपने किसी राइवल को या अपने किसी और राजा का स्टेटस जानने के लिए ये पता करते थे कि इनका स्टेटस क्या है, इनके पास कितनी वेपनरी है, इनके पास कितने घोड़े हैं, कितने हाथी हैं। उस सभी चीज़ की जानकारी के बाद उनको पता चलता था कि कौन राजा हमसे अमीर है या किस राजा के साथ हमें जंग जीतने के चांसेस हैं या जंग हारने के चांसेस है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से आया स्टेटस जानने का। यहाँ पे भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी में, किसी भी पॉलिटिकल स्टेट में, अगर हमने किसी भी गवर्नेंस या किसी भी गवर्नमेंट का स्टेटस जानना हो कि इन्होंने कितना काम किया है, कहाँ कहाँ पे फंड्स यूटिलाइज किए हैं, कौन कौन से पॉलिसीज़ इन्होंने यूटिलाइज किए हैं और किस किस पॉलिसी में कितना ये सक्सेसफुल रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्टेटस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसका मीनिंग जो पॉलिटिकल स्टेट है बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेट चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, हमें अगर स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करती हैं, कितनी वो पॉलिसी सक्सेसफुल रही या अगर अनसक्सेसफुल रही तो कौन से स्टेटस है उसमें, कितने नंबर से वो पॉलिसी अनसक्सेसफुल रही, ये सभी चीज़ों के बारे में अगर हमने जानना होगा तो हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जो डेटा के बगैर पॉसिबल नहीं है। चलिए, स्टैटिस्टा और एक वर्ड है, इटालियन वर्ड, यहाँ से ये डिराइव हुआ स्टैटिस्टिक्स, जिसका मीनिंग है स्टेट्समैन। स्टेट्समैन हम उस शख्स को कहते हैं जिसको पॉलिटिकल नॉलेज हो, जिसको पॉलिटिकल आर्ट एंड डिज़ाइन का पता हो। तो ओवरऑल ये कनेक्ट खाता है आपके पॉलिटिकल स्टेट से ही। वो शख्स जिसको पता होगा कि पॉलिटिकल डिज़ाइन कैसे काम करता है, ठीक है, और इसमें कैसे हम स्टैट्स पता कर सकते हैं, किस चीज़ में हमें क्या कैसे इम्प्लीमेंट करना है और किस तरह से हमें इम्प्लीमेंटेशन करनी है। बजट जो हमें बजट मिल रहा है एक साल का, उस बजट को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें स्टैट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और इस वर्ड स्टेटस वर्ड, ये जो लैटिन वर्ड है, और स्टैटिस्टा जो हमारे पास इटालियन वर्ड है, इसका मीनिंग है पॉलिटिकल, किसी भी पॉलिटिकल स्टेट में हमारे पास जो स्टेटस है, हमारे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं, किस तरह से फंड्स यूटिलाइज हो रहे हैं, कौन सा काम किस लेवल पे हो रहा है, हमारे पास इसी स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। चलिए हम जाएंगे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये डेटा के बगैर पॉसिबल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में हम डील करते हैं डेटा के साथ। स्टैटिस्टिक्स वो सब्जेक्ट है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा करते हैं, उसके बाद उस डेटा को क्लासिफाई करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं। जब हमारे पास डेटा आ जाता है, ये जंक फॉर्म में ये डेटा होता है, और इस जंक फॉर्म में जो डेटा होता है इसको जब तक हम क्लासिफाई ना करें, कैटेगराइज ना करें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल हम इससे कोई भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, हम इससे कोई भी
यूज़फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जंक डेटा है इसको हम क्लींस करके, इसको साफ करके, इसको कैटेगराइज करके, क्लासिफिकेशन करके हमारे पास एनालिसिस करके हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा हो कहीं पे, हमारे पास जब तक स्टैट्स ना हो तब तक हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं इस क्रिकेट मैच के बारे में। फॉर एग्जांपल, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, हमें अगर पता होगा कि पहले टीम ने पहले 10 ओवर्स में कितना स्कोर किया था, कितने उनके बैट्समैन आउट हुए थे, तो हम उस चीज़ से, उस स्टैट्स के इस ये की बिना पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरा जो टीम है इनके जीतने के चांसेस कितने हैं और इतने इनके हारने के चांसेस कितने हैं। ठीक है। तो जब हमारे पास क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड डेटा आ गया पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करके, ना कि जंक डेटा, उसके बाद हम कोई रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, कोई एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास एनालिसिस आया, उस एनालिसिस उस रिजल्ट को हम एक अच्छी तरह से ह्यूमन रीडेबल यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ताकि एक टेब्यूलर फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट या इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। ताकि जो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने वाला, जो इन रिजल्ट्स को यूज़ करने वाला बंदा होगा, उसको अच्छी तरह से यूज़र फ्रेंडली तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाए। तो अब क्या बनती है आपके स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन? वो सब्जेक्ट जिसमें हम कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ते हैं और फिर क्लासिफिकेशन, एनालिसिस करते हैं। ठीक है। जो क्लासिफाइड डेटा उसकी एनालिसिस करते हैं, उस डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में, उन रिजल्ट्स को प्रेजेंटेबल फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स गाइस। ठीक। चलिए, नाउ हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स? फाउंडर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जॉन ग्रेंट और विलियम पेटी को माना जाता है। इन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद डाली थी 1662 में, जॉन ग्रेंट एंड विलियम पेटी। ठीक है। ये दो स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने पहली बार बुनियाद डाली थी। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि फाउंडर और फादर में क्या फ़र्क है। फाउंडर किसी भी सब्जेक्ट का वो शख्स होता है जिसने पहली बार बुनियाद डाली थी, लेकिन फादर हम किसी भी सब्जेक्ट का जो होता है उसको कहते हैं जिसने कुछ इनोवेटिव करके दिया हो, जिसने कुछ क्रिएटिव करके दिया हो, जिसने कुछ आउट ऑफ बॉक्स करके दिया हो, जो अभी तक नहीं हुई हो कोई इन्वेंशन अगर वो करके दे, उसे हम फादर कहेंगे। ठीक है। लेकिन जिसने पहली बार किसी सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, उससे हम कहेंगे फाउंडर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिल्डिंग बनती है, उस बिल्डिंग की जो पहली संग बुनियाद है, जो डाल देता है, जो पहले स्टार्ट करता है इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन, उससे हम कहेंगे फाउंडर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। लेकिन कोई शख्स आता है जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाती है, ठीक है, एक मंजिले के बाद, वो कहता है इसका डिज़ाइन हम चेंज करेंगे। ठीक है। इसको लोटस टाइप हम बना देंगे इस बिल्डिंग को। ठीक है। तो इसने इस बिल्डिंग में कुछ इनोवेटिव करके दिया, कुछ अलग करके दिया। ठीक है। तो उससे हम कहेंगे फादर ऑफ दैट बिल्डिंग। क्लियर? चलिए, तो फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसको माना जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स सर रोनाल्ड फिशर को माना जाता है। सर रोनाल्ड फिशर ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसे हम फिशर प्रिंसिपल कहते हैं। ये अभी तक स्टैटिस्टिक्स में बहुत मशहूर टेक्निक मानी जाती है। और इन्होंने एक और टेक्निक दी थी जिसे हम कहते हैं एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसमें हम वेरिएंस की एनालिसिस कर सकते हैं। सर रोनाल्ड फिशर ने ऐसी टेक्निक्स दी थी, ये दो टेक्निक्स, इसके अलावा भी और कुछ टेक्निक्स दिए थे, लेकिन ये दो टेक्निक्स मैन थे। इस बिना पे इन्हें कहते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ, कभी कभी कुछ बुक्स कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स में जो को फादर है वो कार्ल पियर्सन को माना जाता है। कार्ल पियर्सन ने ग्राफिकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दिए थे, कुछ ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दिए थे जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम डेटा का करते थे, तो इसलिए इनको को फादर भी कभी कभी कहते हैं। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाए। ठीक है। मैं जिस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है। तो जिस तरह से क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अगर वहाँ पे ऑप्शन होता है सर रोनाल्ड फिशर, तो आप इसको टिक करेंगे। अगर वहाँ पे दोनों ऑप्शन होंगे तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स कभी कभी दोनों को माना जाता है। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स? इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन होते हैं? इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर हैं प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस। प्रसन्नता चंद्रा महालनोबिस, या आप शॉर्ट में पीसी महालनोबिस कह सकते हैं। पीसी महालनोबिस जो थे वो इंडिया के रिनोन्ड ऐसे स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने
पहले बार कोलकाता स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के जो फाउंडिंग मेंबर थे। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था सेकंड 5 ईयर प्लान में, तो इसके बानी जो थे, इसके फाउंडर जो थे, वो थे पीसी महालानोबिस। इसलिए इंडियन स्टैटिस्टिक्स में एक यूनिट जो महालानोबिस डिस्टेंस है, स्टैटिस्टिकल यूनिट, इनके नाम पे इस स्टैटिस्टिकल यूनिट का नाम रखा गया है महालानोबिस डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए विच स्टैटिस्टिकल यूनिट हैज़ बीन नेम्ड ऑन द नेम ऑफ इंडियन फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, तो आप महालानोबिस डिस्टेंस कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, तो पीसी महालानोबिस ने। इसने पीसी महालानोबिस ने पहली बार कुछ ऐसी चीज़ें करके दी इंडिया में जो अभी तक इंडिया में नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, इन्होंने पहली इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो सेकंड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, वो आपके पीसी महालानोबिस ने दिया था। और इसके बाद कोलकाता स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की बुनियाद इन्होंने डाली थी। और इसके बगैर फिर इनके नाम पे एक स्टैटिस्टिकल यूनिट इन्होंने दिया था जिसका नाम महालानोबिस डिस्टेंस रखा गया है। ठीक है, तो इनको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स। अब कुछ बुक्स में ये भी कुछ कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है हु इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। अगर आया, ज़्यादातर तो नहीं आता, अगर कभी कभी ये पूछा गया हु इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, तो नाइटिंगेल फ्लोरेंस को माना जाता है, ठीक है, मदर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नाइटिंगेल फ्लोरेंस। चलिए अब आते हैं हम स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स किसकी ब्रांच है? स्टैटिस्टिक्स ब्रांच है साइंस की। देखिए स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे ये एक मैथमेटिक्स की एक सब ब्रांच है। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक सब ब्रांच है, लेकिन मैथमेटिक्स खुद साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ, आप साइंस भी लिख सकते हैं। अगर वहाँ पे ऑप्शन होगा मैथमेटिक्स तो बिल्कुल सही है, अगर वहाँ पे ऑप्शन होगा मैथमेटिकल साइंस तो बिल्कुल सही है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो तीनों के तीनों सही है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप तीनों में से किसी भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगर तीनों होंगे तो ऑल ऑफ द अबव। देख लीजिए, अब जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, मैंने पहले ही कहा स्टैटिस्टिक्स इज नॉट पॉसिबल विदाउट डेटा, क्योंकि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स है ये डील करती है खाली डेटा के साथ। हमारे पास अब जो डेटा होता है, डेटा जो हमारे पास होता है ये होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई भी चीज़ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में हमारे पास हो, जंक फॉर्म में हो, उसे हम डेटा कहते हैं। अगर ये डेटा हमारे पास नंबर्स की सूरत में हो, ठीक है, या क्वांटिटी के बेस पे हो, तो इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँगा कि किसी टीम ने कितना स्कोर किया, तो स्कोर आया यहाँ पे नंबर, फॉर एग्जांपल 367 स्कोर किया किसी टीम ने, तो 367 यहाँ पे नंबर हुआ, तो इससे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूंगा किसी शख्स का वेट कितना है, अगर उसका वेट 70 kg है, तो 70 इज ए नंबर, तो ये एक क्वांटिटी भी है और एक नंबर भी है, तो ये आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा होता है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की, कि नंबर्स के साथ डील करता है या क्वांटिटी के साथ डील करता है। लेकिन हमारे पास ऐसा भी डेटा होता है जो ना नंबर्स के साथ डील करता है और ना ही वो आपके क्वांटिटी के साथ डील करता है, उससे हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा, या कभी कभी हम इसे कहते हैं नेचुरलिस्टिक डेटा या क्वालिटेटिव डेटा, जिसे हम जो हमारे एट्रीब्यूट्स के साथ डील करता है या कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करता है। किसी का स्किन कलर, ये उसका क्वालिटेटिव डेटा हुआ। ठीक है, इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी का जेंडर, इसको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सभी चीज़ें जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं किसी शख्स के, तो इस डेटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जो किसी के नेचुरल फिनोमेना के साथ डील करता है उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि ज़्यादातर स्टैटिस्टिक्स क्वांटिटेटिव डेटा के साथ डील करता है, तो क्वांटिटेटिव डेटा मीन्स विच डील्स विथ नंबर्स एंड क्वांटिटी, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा के क्वांटिटेटिव फीचर के साथ डील करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि फीमेल्स कितनी है इस रूम में, तो यहाँ मेरे पास नंबर आ गया 40 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये एक क्वांटिटेटिव फीचर बन गया। या अगर हम जब हम क्वालिटेटिव डेटा के साथ डील करते हैं, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स में हम ये पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव डेटा में हम ज़्यादातर डील करते हैं इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेदर दैट पर्सन हैज़ गॉट जॉब और नॉट, यस और नो। ठीक है, तो यहाँ हम प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में डील करते हैं इस डेटा में, क्वालिटेटिव डेटा में।
तो जिस डेटा में हम डील करते हैं नेचुरलिस्टिक फिनोमिना के साथ, एट्रीब्यूट्स के साथ और उन चीज़ों के साथ जो हम क्वांटिटी या नंबर्स में डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, उस डेटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा गाइस। ठीक है, क्लियर। जिसमें हम एट्रीब्यूट्स के साथ डील करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ डील करते हैं, उस डेटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डेटा। जब हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तब हम इसको और डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव डेटा को। अब हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन नई आ गई, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डेटा वेदर इट इज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा प्लस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। जब हम डेटा पे कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगाते हैं तो उस डेटा और उन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को साथ में हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स गाइस। क्लियर। अब ये आपके पास दूसरी डेफिनेशन बन गई। स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एंड द स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाइड ऑन दैट डेटा, इसे हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स गाइस। चलिए, अब हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स के मेन फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। डेटा इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, यहाँ डेटा को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वांटिटेटिव डेटा में कहा, डेटा इज डिटरमाइंड न्यूमेरिकली और क्वांटिटेटिव ऑन क्वांटिटी बेस्ड। चलिए, तो न्यूमेरिकली डेटा को एक्सप्रेस किया जाता है। अगर क्वालिटेटिव डेटा भी है उसका भी हम क्वांटिटेटिव फीचर ले सकते हैं। सिस्टमेटिक मैनर इज फॉलोड, जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद डेटा जो हमारे पास है कलेक्शन करने के बाद उस डेटा को क्लींस किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, या उस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और उसके बाद एनालाइज किया जाता है डेटा को, उसमें रिजल्ट्स निकाले जाते हैं। रिजल्ट्स निकालने के बाद हम उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं, उन रिजल्ट्स को प्रेजेंट करते हैं या उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें एक सिस्टमैटिक मैनर फॉलो किया जाता है। आप डेटा को कैटेगराइज करने से पहले रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो सेकंड फीचर क्या बनता है कि सिस्टमैटिक मैनर इज फॉलोड। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, डेटा जब हमारे पास आया उस डेटा को हम क्लीनिस करते हैं, उस डेटा को क्लीनिस करने के बाद, कैटेगराइज करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद हम उसमें से कोई रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जब हमारे पास रिजल्ट्स आ गए, उन रिजल्ट्स को हम प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उस डेटा के रिजल्ट्स को यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, तो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपके स्टैटिस्टिक्स का, एक्सप्रेसेस रिलेशन विद इन द डेटा। ये डेटा के दरमियान रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा हो, अगर हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने डेटा को क्लींस किया, उसके बाद एनालाइज की करके हमारे पास अब फाइनल रिजल्ट्स आ गए, तो इसमें हम फॉर एग्जांपल फीमेल्स कितने हैं और मेल्स कितने हैं, अब हम इन चीज़ों को एनालाइज या कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास फाइनल फॉर्म में, प्रोडक्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गई, उस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए। ये भी पॉसिबल है आपके स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स द मेट्रिकल रिजल्ट्स। जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उनको मेजर्ड फॉर्म में आपके पास प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस साल में कितना जो हमारी कंट्री का कितना जीडीपी था, कितना बजट यूज़ हुआ, कितना इम्प्लीमेंट हुआ इस साल के जीडीपी में, इस साल के बजट में कितने कितने फंड्स यूज़ हुए, कितने यूटिलाइज हुए, किस सेक्टर में कितने फंड्स यूटिलाइज हुए, ये सारा मेट्रिक्स आपको स्टैटिस्टिक्स ही प्रोवाइड करता है। चलिए, नेक्स्ट इज कम्प्लेक्सिटीज इन डेटा आर सिंप्लीफाइड। हमारे डेटा में जो कम्प्लेक्सिटीज होते हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास डेटा होगा जो जंक फॉर्म में होगा, उसमें से बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज होगा, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स की सूरत में है लेकिन वो जंक फॉर्म में है। जब तक ना हम उसको क्लींस करें, उसको कैटेगराइज करें, उसको क्लासिफाई करके अलग अलग कैटेगरीज में डालें, जब हमारे पास अच्छी तरह से डेटा आ गए तो ये कम्प्लेक्सिटीज हमारे लिए ईजी हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में 1000 फाइल्स रखूँगा तो आपको मैं बताऊंगा यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, जितना करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आप उसमें से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक ना आप उन फाइल्स को अलग अलग करके क्लासिफाई करें, कौन से सब्जेक्ट के रिलेटेड कौन सी फाइल है, उसके बाद आप उसमें से कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो जो भी कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं डेटा में, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स को। अच्छा, कौन कौन से फील्ड्स में आपकी स्टैटिस्टिक्स जो है यूज़ होती है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, मैंने अभी आपको बोला किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट की इकोनॉमिक्स को देखने के लिए, उसका स्टेटस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि एक सब्जेक्ट जिससे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री की कितनी इकोनॉमी है कौन सी कंट्री कितना ग्रो कर रही है। ये सभी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के ज़रिए ही, जो स्टैट्स पे के बेस पे है, पता चल सकता है। दूसरा एप्लीकेशन है कॉमर्स में।
बिजनेस यूनिट्स में स्टेटस बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी को अगर देखना होगा कि वो लॉस में जा रहे हैं या वो कितना ग्रो कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें जानने के लिए वो कितनी फंड्स, कितने जो चीज़ें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कितने प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं या कितने प्रोडक्ट्स में उनके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें जानने के लिए किसी भी कॉमर्स सेक्टर में स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग या इंश्योरेंस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बैंकिंग में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर्स में या बैंकिंग सेक्टर्स में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो ये जाने सबसे पहले कि इन पैसों को हम कौन कौन से सेक्टर में, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हैं, हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं उनको रिटर्न्स देने पड़ते हैं, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है जो सेविंग्स अकाउंट्स में हम वहाँ पे पैसे रखते हैं। ठीक है, तो इस सेक्टर में भी एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट इज पब्लिक ओपिनियन या एग्जिट पोल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। अगर आपको पब्लिक ओपिनियन जाना होगा, जैसे एग्जिट पोल में हम ये गेस करते हैं कि किस पार्टी को जीतने के ज़्यादा चांसेस है। ये हमारे सेंटिमेंट एनालिसिस में भी यूज़ होता है। सेंटिमेंट्स, लोगों के सेंटिमेंट्स जानने के लिए अगर हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे, हम ये कहते हैं कि कौन सी पार्टी के कितने सीट्स आने के चांसेस हैं, तो यहाँ से हम एग्जिट पोल से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पार्टी में के ज़्यादा सीट्स आने के चांसेस हैं, किस पार्टी के जीतने के चांसेस है। इसमें भी हमारी स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ होते हैं। चलिए, अब हमारे जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन कौन से फील्ड में ज़्यादातर यूज़ होती है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है। उन ड्रॉबैक्स को हम सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहला ड्रॉबैक है कैनॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना। हम क्वालिटेटिव फिनोमेना को अच्छी तरह से नहीं इसमें चीज़ें जान सकते हैं। जैसे क्वालिटेटिव फिनोमेना में मैंने आपको बोला, जो क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास रहता है उसमें उसको अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम उसके एब्सेंस या प्रेजेंस को ही यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उसको नंबर्स या क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है आपकी स्टैटिस्टिक्स की। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा कोई अच्छी तरह से नहीं प्रेजेंट कर सकता है। अब हमारे पास थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है उसमें हम प्रेजेंस और एब्सेंस को ही मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेंशन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसका क्वांटिटेटिव फीचर या उसमें क्वांटिटेटिव फीचर या न्यूमेरिक में हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ये पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन है रिवील एंटायर बैकग्राउंड। ठीक है, इट कैनॉट रिवील, यहाँ पे मैंने क्रॉस दिया, इसका मतलब है कैनॉट रिवील द एंटायर बैकग्राउंड। जो हमारे पास स्टैट्स आ जाते हैं उसमें से हम पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। हमारे पास जो स्टैट्स आ रहे हैं ये डिफरेंट स्टैट्स, डिफरेंट सिटीज़ के, फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्टेट्स के स्टैट्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, लेकिन मेरे पास जो मैं स्टैट से पूरा अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, इट विल बी आउट ऑफ कंटेक्स्ट टू डिसाइड समथिंग ऑन द बेस ऑफ स्टैट्स। ठीक है, जब तक मुझे पूरा अंदाज़ा ना हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे अगर स्टैट्स आया कि किसी स्टेट में जो फीमेल फर्टिलिटी रेशो है, फॉर एग्जांपल वो 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे स्टेट का है। ठीक है, यहाँ पे ये एवरेज वैल्यू आ गया मेरे पास। इसमें कुछ ऐसी भी सिटीज़ होंगे जिनमें कुछ रीजंस की, स्ट्रेस की वजह से या कुछ और रीजंस की वजह से फर्टिलिटी रेशो बहुत कम जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पूरे स्टेट के बारे में पता चलता है, मुझे बाकी उसमें जो सब डिविजन्स होते हैं उनके बारे में नहीं पता चलता है। तो इसलिए पूरा बैकग्राउंड हमें यहाँ से नहीं मिलता है, हमारे पास जो है क्रक्स आ जाता है स्टैट्स में। अच्छा, नेक्स्ट इज कैनॉट प्रिसाइज एंड करेक्ट डेटा। हमारे पास जो प्रिसाइज, इट डज नॉट प्रोवाइड द प्रिसाइज एंड करेक्ट डेटा। हमारे पास प्रिसाइज और करेक्ट डेटा नहीं पहुंच जाता है, बल्कि हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाता है स्टैट्स में। एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल जाता है यहाँ पे, बल्कि हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाता है। इसमें जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स रहती हैं या बाकी जो हम टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उससे हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ जाता है, बल्कि एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाता है। ठीक है, उसमें थोड़े एरर्स रहते हैं कुछ टेक्निक्स में, कुछ और रीजंस के वजह से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू या प्रिसाइज या करेक्ट वैल्यू नहीं आ जाता है। नेक्स्ट इज इट्स नॉट लायबल टू इट्स लायबल टू बी डिसयूज। सॉरी, यहाँ पे इसको टिक करिएगा, इट्स लायबल टू बी मिसयूज। इस डेटा को कोई लोग मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फुल कंटेंट नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ये रिवील नहीं करता है एंटायर बैकग्राउंड को, बल्कि
इसमें हमारे पास जो है क्रैक्स मिल जाता है। जब हमारे पास क्रैक्स मिल जाता है, इसका मतलब है इट्स लायबल टू बी मिसयूज्ड। फुल कंटेंट इज नीडेड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में, तो आपके पास फुल कंटेंट होना है। अगर आप किसी चीज़ को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करेंगे, तो इसका मतलब है आप उसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी शख्स जो है अगर वो स्पीच देता है, उसके स्पीच में से कोई एक चीज़ निकाली जाती है और उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, उसका मतलब है उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। जब तक हम पूरे कंटेक्स्ट को ना देखें, पूरे कंटेक्स्ट को ना सुने, तब तक हम उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, इसलिए इट्स लायबल टू बी मिसयूज। इसमें मिसयूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके स्टैटिस्टिक्स के बारे में। कल से हम आपका स्टैटिस्टिक्स अच्छी तरह से स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको जो भी आपके टॉपिक्स आते हैं सिलेबस में, सिलेबस के हिसाब से हम हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आते हैं कहीं पे, तो न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। और आपको हर वीक के बाद एक एमसीक्यू टेस्ट लिया जाएगा, एमसीक्यूज दिए जाएंगे, उसके बाद आपको की भी मिलेगी उसकी। हमारे पास जो ट्रिपल एस की चैनल है, इसमें हमारा जो टेलीग्राम पेज है, उस पर आपको वो सभी चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपका साथ चाहिए मुझे, आप रेगुलर रहें, आपको हर एक चीज़ स्टैटिस्टिक्स की मिल जाएंगी। एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी स्कोरिंग 10 आउट ऑफ 10 इन स्टैटिस्टिक्स पोर्शन दिस टाइम ऑल्सो। चलिए इजाज़त दीजिए, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, बाय।